समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनजातियों की सामान्य विशेषताएं, जो आपके स्क्रीन में दिख रही है। एक जनजाति की सामान्य विशेषताएं अर्थात जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स। जैसे कि कल आप लोगों ने जनजाति क्या है, जनजाति की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को पढ़ा था। तो उन्हीं परिभाषाओं में आपको अधिकांश जनजाति की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो व्यावहारिक रूप से जनजाति एक सरल समुदाय है और जनजाति की हम निम्न विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के द्वारा पढ़ेंगे। पहली विशेषता जो है, एक जनजाति एक क्षेत्रीय समूह होता है, अर्थात जनजाति को एक क्षेत्रीय समूह भी कहा जाता है, क्योंकि एक जनजाति के सभी व्यक्ति किसी निश्चित भूभाग पर ही निवास करते हैं और निश्चित भूभाग पर रहने के कारण ही उनमें एक दृढ़ सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है और वो एक निश्चित भूभाग पर निवास करने के कारण वो सामुदायिक रूप से बहुत मजबूत होती है। एक सामुदायिक भावना उनमें देखी जाती है। और जो अगली विशेषता है, सामान्य भाषा। एक जनजाति की अपनी एक सामान्य भाषा होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जनजातियों की एक अपनी अलग भाषा होती है और वह इसी भाषा के माध्यम से एक जनजाति के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगली जो विशेषता है वो विस्तृत आकार है, जिसको हम लार्ज साइज बोलते हैं। तो लार्ज साइज, यदि हम कुछ जनजातियों को छोड़ दें अपवाद के रूप में, तो अधिकांश जनजातियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। भारत में अनेक जनजातियां ऐसी भी हैं जिनकी सदस्यों की संख्या लाखों में है। जैसे आपके उत्तराखंड में अगर आप थारू जनजाति को देखते हैं या जौनसारी को देखते हैं, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों में जो जनजातियां निवास करती हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और जनजाति की जो अगली विशेषता है, अंतर्विवाही समूह। एक जनजाति अंतर्विवाही समूह है। इसका तात्पर्य यह है कि एक जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति से बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। अर्थात एक जनजाति का व्यक्ति अपने ही जनजाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा। अगली विशेषता जो है, सामान्य संस्कृति, जिसको हम कॉमन कल्चर बोलते हैं। और प्रत्येक जनजाति की अपनी एक संस्कृति होती है। इस संस्कृति में व्यवहार के कुछ विशेष नियम, कुछ प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक विश्वास और जादुई क्रियाओं का समावेश होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक जनजाति की एक सामान्य संस्कृति होती है। उस संस्कृति के अंतर्गत व्यवहार के कुछ विशेष नियम हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, धार्मिक विश्वास और जादुई क्रियाओं का समावेश होता है। अगली जो विशेषता है वो आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जनजाति की एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना होती है। जीवन की लगभग जो भी आवश्यकताएं होती हैं या लगभग सभी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन
एक जनजाति के लोग अपने ही क्षेत्र में कर लेते हैं। अनेक जनजातियां आज भी वस्तु विनिमय के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती हैं और ये प्रचलन काफ़ी देखा गया है। यदि हम राजी जनजाति की बात करें तो राजी जनजाति को भी अदृश्य सौदागर कहा गया था। ये लोग अपने जो इनके द्वारा लकड़ी के बर्तन बनाए जाते थे उनको ये सभ्य समाजों के पास रख के आते थे रात को उनके घर की देहली के पास, और जब दूसरी सुबह सभ्य समाज के लोग जागते थे, वो देखते थे उस बर्तन को, तो वो अनुमान लगा लेते थे कि कोई न कोई राजी जनजाति का व्यक्ति ये रख के गया है। तो उसी शाम को वो उसमें उतना ही अनाज भर के रख देते थे और सुबह आके वो दूसरी रात को, उसी रात को जैसे सुबह उन्होंने अनाज भरा तो उसी रात को जनजाति का व्यक्ति आएगा और अपने बर्तन में भरे हुए अनाज को अपनी पोटली में बांध के ले जाएगा और बाकी वो बर्तन वहीं छोड़ जाएगा। तो इसलिए इनको अदृश्य सौदागर भी कहा गया है। तो ये वस्तु विनिमय का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। अगली जो विशेषता है वो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके द्वारा एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में काम करना है और प्रत्येक जनजातियों में मुखिया और वयोवृद्ध लोगों की पंचायत द्वारा व्यवहार के नियम निर्धारित करके व्यक्ति के आचरणों पर नियंत्रण रखा जाता है। कहने का मतलब यही है कि जनजातियों में मुखिया और जो उस जनजाति का वयोवृद्ध पुरुष होगा वो सर्वमान्य होता है और उसके द्वारा ही जो निर्धारित या उसके द्वारा या उसके सहयोगियों के द्वारा जो उनकी एक पंचायत होती है वो अपने जनजाति के सदस्यों पर नियंत्रण, उनके आचरण पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन इनमें पाया जाता है और वयोवृद्ध लोगों का ही नियंत्रण रहता है। अगली जो विशेषता है पृथक धार्मिक विश्वास, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स। विभिन्न जनजातियों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जनजातीय धर्म की विशेषताएं एक बड़ी सीमा तक भारत के दूसरे धर्मों से भिन्न देखी गई है। जनजातीय धर्म में आत्मावाद, मानववाद और प्रकृति की पूजा की प्रधानता देखी गई है। और जो अंतिम विशेषता है एक समरूप समुदाय, अ होमोजीनियस कम्युनिटी। समरूप का मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक रूप, एक समान, अर्थात जनजातियों की जो ये विशेषता है उनके जीवन में प्रजातीय, आर्थिक और सामाजिक समरूपता का होना है। इसमें प्रजाति, एक ही प्रजाति के और आर्थिक रूप से एक ही प्रकार का कार्य व्यवसाय करने वाले, और सामाजिक रूप से, सामाजिक समरूपता का मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से वो एक समान दिखने वाले। तो ये कुछ जनजातियों की मुख्य विशेषताएं थी। अब इसी चैप्टर में आप लोगों के पाठ्यक्रम में भारत में जनजातियों का वितरण अगर आप देखेंगे तो भारत में जनजातियों के वितरण में ये कुछ मेन मुख्य बिंदु यहाँ पर आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। सन 1950 में कुल 14 राज्यों में 222 जनजातियों को ही अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। यदि हम सन 1950 की बात करें तो कुल 14 राज्यों में 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया था। और इसके दो कारण हो सकते हैं। जो ये वृद्धि, अब इसके बाद ये वृद्धि
होती गई। सन 2001 की बात अगर हम करते हैं तो ये बढ़कर 550 हो जाती है। तो पहले 212 थी और 2001 में, यानी कि 50-51 साल में इनकी संख्या 550 हो जाती है। इसके दो कारण हैं। पहला, अनेक नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त होना, और दूसरा, जनजातियों के भेदों को जनजाति दर्जा मिलना। अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिसूचना के अनुसार घटती बढ़ती रही है। यदि हम इस अधिसूचना की बात करते हैं कि ये संख्या बढ़ती और घटती कैसे है, तो इससे संबंधित आप इसमें देखेंगे स्क्रीन में भारत के संविधान में जनजाति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। व्यावहारिक रूप से विभिन्न राज्यों के राज्यपाल द्वारा जिस समुदाय को जनजाति उत्पत्ति के साथ ही भौगोलिक और आर्थिक आधार पर बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा एक अधिसूचना के द्वारा उसे जनजाति की सूची में सम्मिलित कर लिया जाता है। और यदि हम जनजातियों की जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत में ये देखा गया है कि हाँ, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी, वो संख्या लगभग 10.43 करोड़, और ये जो संख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। अनुसूचित अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि भारत की जनसंख्या मान लिया जाए 100 है, तो 100 का मतलब 100% इसको हम मान लेते हैं, तो उसमें से 8.60% जो संख्या है वो अनुसूचित जाति की है। ये एक छोटी मोटी जानकारी थी। इसके बाद भारत के विभिन्न राज्यों में जनजातियों की संख्या और उनके क्षेत्रीय वितरण की व्यापकता से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ सभी जनजातियों का विभाजन किसी एक आधार पर नहीं किया जा सकता, और इसी दृष्टिकोण से यह भी आवश्यक हो जाता है कि भारत में भौगोलिक है, भाषाई है, आर्थिक है, सांस्कृतिक तथा प्रजातीय आधार पर जनजातियों के वर्गीकरण को समझा जाए। अब हम यहाँ पर जनजातियों का भौगोलिक जो वितरण हुआ है उसकी बात करते हैं, क्योंकि भारत विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। और इसमें सर्वप्रथम भौगोलिक आधार पर डॉक्टर एस.सी. दुबे ने जो जनजातियों का वितरण किया था उसमें 4 क्षेत्र उन्होंने निर्धारित किए थे। पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नागालैंड, मणिपुर तथा मेघालय को सम्मिलित किया है। तो पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और दूसरा जो है
मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा का कुछ हिस्सा आता है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो दक्षिण क्षेत्र है। तो दक्षिण क्षेत्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल के जनजातीय क्षेत्र आते हैं। और जो अंतिम पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वे जनजातियां आती हैं जो गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में रहती है। तो एस सी दुबे के द्वारा ये जो जनजातियों का भौगोलिक वितरण था, उन्होंने 4 क्षेत्रों में इसको बांटा है: उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। अब इसी प्रकार से डॉक्टर वी.एस. गुहा ने जो भौगोलिक आधार पर भारतीय जनजातियों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है, और इनके द्वारा जो ये भौगोलिक आधार पर जनजातियों का वितरण किया गया था, तो मजुमदार एवं मदन ने भी वी.एस. गुहा के द्वारा दिए गए वर्गीकरण को सबसे अधिक उपयुक्त माना। और यह वर्गीकरण नंबर पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। अब डॉक्टर गुहा के अनुसार यह वह क्षेत्र है जो लेह और जम्मू कश्मीर से हिमाचल की ओर बढ़ता हुआ भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांतों तक फैला हुआ है। इस प्रकार इस क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार का अधिकांश हिस्सा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल का उत्तरी क्षेत्र आता है। और इस क्षेत्र में खासी है, गारो, थारू, भील, कचाटी, नागा, राभा, कुकी, खम्पा, जौनसारी, भोटिया, लाहोला, लेपचा, कनोआ, गद्दी तथा मिरी आदि प्रमुख जनजातियां हैं। नंबर दूसरा क्षेत्र जो है मध्य क्षेत्र, सेंट्रल जोन इसको कहा जाता है। इस क्षेत्र का संबंध भारत के मध्य भाग में स्थित उन सभी मैदानी, पहाड़ी और पठारी भागों से है जो दक्षिण भारत को यमुना और गंगा के मैदानों से अलग करते हैं। इसके अंतर्गत विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां भी आ जाती है। और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी राजस्थान हो गया, दक्षिणी उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वी गुजरात है, उत्तरी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी बिहार के अधिकांश हिस्से और झारखंड एवं छत्तीसगढ़ भी आ जाते हैं। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग निवास करता है। कहने का मतलब यही है कि मध्य क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। संथाल एवं गौड़ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। इसके अंतर्गत उराव, बैगा, मुंडा, भील, हो, खरिया, कमार, कोटा, कंवर, सहरिया, कोरकू आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं। अब इसी प्रकार से मध्य क्षेत्र के बाद इसका जो तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र, साउथर्न जोन, डॉक्टर गुहा के अनुसार आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का संपूर्ण क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र भारत के दक्षिण पश्चिम भागों के पहाड़ी हिस्सों से लेकर पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों तक फैला हुआ है। वर्तमान राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र की जनजातियों में टोडा, बडगा, कोटा, कादर, पनियन, कुसुम्ब, उराली, पुलियन, युरू, चेचू, इरुला आदि प्रमुख है। और अंडमान और निकोबार की जो जनजातियां वहाँ निवास करती हैं, वो भी दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये जनजातियों का एक भौगोलिक वितरण था
जिसको हम ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स कहते हैं। तो इसमें एस.सी. दुबे के द्वारा 4 क्षेत्र की बात की गई थी: उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र। उसी प्रकार से डॉक्टर बी.एस. गुहा के द्वारा 3 क्षेत्रों में जनजातियों को बांटा गया था: उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये आप लोगों का पहली यूनिट के अंतर्गत आप लोगों को जो पाठ्यक्रम दिया गया है, भारत में जनजाति, परिभाषा, विशेषताएं तथा भौगोलिक वितरण। अब नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे, जो सेकेंड यूनिट होगी, भारत में जनजातियों का प्रजातीय, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर वर्गीकरण। इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।